नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं क्लास 9 का ये जीव विज्ञान है। बिहार बोर्ड क्लास 9 के कक्षा 9 का ये जीव विज्ञान का पहला अध्याय है, कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई। इसका ये 5वां वीडियो क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 वीडियो क्लासेस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्ट से देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप सीक्वेंस वाइज क्लासेस को देखते हुए आएँ। हम एक एक पहलू को एक्सप्लेन करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप या तो इससे पहले के क्लासेस को देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो जाके देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज हम लोग गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र यानी डीएनए और राइबोसोम के बारे में हम लोग अध्ययन थोड़ा सा किए थे। आज के इस क्लास में हम लोग इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विज़िट करें और वहाँ से ट्रांसलेशन और ग्रामर को सीखें और अपने इंग्लिश को और मजबूत करें। तो क्या है देखिए, एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागों के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैट्रिक्स। ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, ये केंद्रक के अंदर की ये आकृति है और इस तरह की बहुत सारी आकृतियां होती हैं। इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। क्या है, क्रोमोसोम का जो बाहरी सिरा है उसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, और पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है जो अर्धगुणसूत्र या क्रोमैटिक्स कहलाते हैं। गुणसूत्र किसको कहते हैं? जो आपका अनुवांशिक गुण होता है, जो आप में भी है और आपके पूर्वजों में भी है और आपके आने वाले बच्चों में भी होगा, या जिन जीवों में है उनके पहले जो जीव थे उनमें भी हैं और उनके बाद जो जीव होंगे उनमें भी आएंगे। प्रत्येक क्रोमैटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती है जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीटे के क्रोमोनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिड DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसको DNA अणु के खंड जीन हैं जो क्रोमैटिड की पूरी लंबाई में दाने सदृश होते हैं। ये क्या है, DNA के अणु के खंड जीन हैं जो कि ये पूरी लंबाई में इसके अंदर दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान या सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित होते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्कसूत्र से क्रोमोसोम को संलग्न करता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम 2 भागों में बंट जाता है। इन दोनों भागों का बाहु या आर्म कहते हैं। दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है, मतलब सिकुड़न होता है, जिसे प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं।
कभी कभी क्रोमोसोम की बहुओं में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त एक अन्य संकुचन पाया जाता है जो द्वित्वक संकुचन कहलाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या है, ये पेलिकल है, सेंट्रिक्स है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये क्रेमोनीमेटा है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। इस तरह से इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं ये संकुचन होता है या फिर यहाँ से ये टूट के अलग हो जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्रोमोसोम का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। क्रोमोसोम का जो शीर्ष भाग है ये क्या कहलाता है, ये टेलोमियर कहलाता है। क्रोमोसोम की संख्या, अब देखिए, सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला के कोशिकाओं में 8 क्रोमोसोम, मकई के पौधे के कोशिकाओं में 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में 24 क्रोमोसोम, आलू के पौधे की कोशिकाओं में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम सदा जोड़े में रहते हैं। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए ये दोनों समजात क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या हर एक की कोशिका में अलग अलग होती है, लेकिन ये हर एक कोशिका में 2 क्रोमोसोम एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको समजात क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर। तो ज्यों-ज्यों आप आगे के अध्याय में बढ़ते जा रहे हैं, आगे के विषयों की जानकारी में आप बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको कोशिका के अलग अलग भागों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप जिस क्रोमोसोम को अभी आप देख पा रहे हैं, ये क्रोमोसोम कहाँ है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पे जंतु कोशिका और यहाँ पे पादप कोशिका है। जंतु कोशिका में क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, केंद्रक के अंदर दिखाया जा रहा है। और ये जंतु कोशिका है, इसके अंदर भी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है। ये जो आप पतली सी लाइन के तरह देख रहे हैं, इसी पतली सी लाइन को यहाँ पे इस तरह की आकृति में आपको बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन ये सभी के सभी इतने सूक्ष्म हैं कि ये तो कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर जो केंद्रीय द्रव है उसमें ये इस तरह की आकृति का ये क्रोमोसोम होता है। इसको बड़ा करके आपको समझने के लिए दिखाया गया है, मगर ये सभी, ये तो क्या, ये जिन कोशिकाओं के अंदर, जिन केंद्रकों के अंदर होते हैं, वो कोशिका को तो हम खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, तो इसे हम कहाँ से देख पाएंगे। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की ही आवश्यकता होती है। अब देखिए, ऐसी कोशिकाओं के क्रोमोसोम समूह जिसमें दोनों समजात क्रोमोसोम होते हैं द्विगुणित कहलाते हैं, परंतु युग्मकों जैसे शुक्राणु एवं अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या की आधी होती है। ऐसे कोशिका के क्रोमोसोम समूह अनुगति कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका 2 तरह की होती है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता, वो को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, इनके अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ रहता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। और विकसित केंद्रक के अलावे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक नहीं पाए जाते हैं।
क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये प्रोक्रियोटिक कोशिका एवं यूकेरियोटिक कोशिका क्या है। तो पहले प्रोक्रियोटिक कोशिका में क्या है कि कोशिका झिल्ली नहीं होती है, उसके केंद्रक नहीं होते हैं, और प्रोक्रियोटिक कोशिका कहते जैसे जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, इसके अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रेमिटीन पदार्थ होते हैं। ऐसे क्षेत्र की केंद्रिकाएँ कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को केंद्रिकाएँ कहते हैं। अविकसित केंद्रक के अलावा प्रोक्रियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे अंगक भी नहीं होते हैं। इससे पहले जितने भी हमने कोशिकाओं को पढ़ा है वो केंद्रक के अंदर भी जो कुछ क्रोमोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये सभी अलग से फिर से झिल्लियों से घिरे होते हैं, मगर प्रोक्रियोटिक में ऐसा नहीं होता है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकेरियोटिक केंद्रिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, जिसमें झिल्लियां होती है, जो झिल्लियों से घिरी होती है। यह सभी जंतुओं एवं पौधों में पाया जाता है। इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर झिल्ली से घिरे अंगक पाए जाते हैं। हमने बहुत सारे अंगकों के बारे में अध्ययन कर चुका है, जो विशिष्ट कार्यों का दक्षतापूर्वक संपादन करता है। ये जो अंगक होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग होते हैं या कोशिका अंगक जिसको आप कहते हैं, या फिर कोशिका द्रव्य के अंदर जो केंद्रक होते हैं, उन केंद्रकों के अंदर जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों में भी अंगक होते हैं। तो वे सभी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य को करते हैं। ये कार्य करने के लिए यूकेरियोटिक कोशिका को ही उस ग्रुप में रखा गया है, और जिसमें ये सब कार्य नहीं होते हैं वो प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब प्रोक्रियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं में क्या भिन्नताएं हैं इसके बारे में दिया हुआ है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यह आद्य कोशिका है, इसका आकार प्रायः छोटा होता है। ये जो प्रोक्रियोटिक कोशिका है ये पूर्ण कोशिका नहीं कहलाती है, ये आधी कोशिका है, यानी ये आधी संरचना है कोशिका की। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका जो है यह विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी ऐसी प्रोक्रियोटिक कोशिका जिसको आप कहते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका जो है उसमें केंद्रक उपस्थित होती है। केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ये जो प्रोक्रियोटिक कोशिका होती है, जिनमें झिल्लियाँ नहीं होती है, जिनके अंगक नहीं होते हैं, जिनके अंगकों में झिल्लियाँ नहीं होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, जीवाणुओं में पाई जाती है या साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। जबकि सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद रहते हैं। क्या यूकेरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि प्रोक्रियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। प्रोक्रियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोक्रियोटिक कोशिका में ग्लूकोजिकाए, साइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में गोल्जीकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यी जालिका पाए जाते हैं। प्रोक्रियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। प्रोक्रियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन, विखंडन या संकुचन द्वारा होता है।
यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। तो क्या क्या अंतर है इन दोनों कोशिकाओं में, ये आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस तरह की होती है। ये इस तरह की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है, जिसमें ना आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, ना केंद्रक नज़र आ रहा है। और ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये यूकेरियोटिक पादप कोशिका है। इसमें केंद्रक भी हैं, केंद्रक झिल्ली भी हैं, कोशिका भित्ति भी हैं, अंतःप्रद्रव्यी जलिका है, कोशिका द्रव्य हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी काय है, रसधानी भी है। तो ये सभी क्या हैं, ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों में क्या भिन्नता है, आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब देखिए रचनाएं और कार्य। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? ऐसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जो भी कहें, दोनों में से एक ही चीज़ है। तो ये क्या करता है? ये कोशिका से पदार्थों का आना और जाना इसको ये नियंत्रित करती है। ये चयन प्रक्रिया में भाग लेती है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, कोशिका के भीतर पदार्थ का संचार, आंतरिक कोशिकीय परिवहन, ये कार्य वो अंतःप्रद्रव्यी जालिका के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण का काम करता है। इसी ऊर्जा के बल पे जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो उसमें ये सहयोग करती है। गोल्जी, विशिष्ट पदार्थों का स्रवण, संचयन और उसके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। कौन? गोल्जी उपकरण। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय स्थल है। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार हैं लाइसोसोम। सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन में सहायक है। सेंट्रोसोम क्या करती है? कोशिका विभाजन में ये सहायक होती है। हरित लवक, मंड संश्लेषण में सक्रिय स्थल अर्थात प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल है। ये हरित लवक क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक हैं। अवर्णी लवक, खाद्य संग्रह में सहायक हैं। ये अवर्णी लवक क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों का संचयन करते हैं। वर्णी लवक फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। केंद्रक क्या है? कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक है। केंद्रक जो है क्या करता है? केंद्रक कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका के विभाजन में यह सहायक होता है। और गुणसूत्र क्या है? जीवन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण। जीवन वाहक गुणसूत्र जो है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जीव से दूसरे जीव में, एक पादप से दूसरे पादप में उसके गुणसूत्रों को स्थानांतरित करने का काम गुणसूत्र करती है, इसलिए उसको जीवन वाहक कहा जाता है। तो आज का ये अध्याय हम इसी जगह पे ख़त्म करते हैं। ये 5वां क्लास था। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसके 6ठे क्लास को, 6th क्लास को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और वहां से जाके इसके 6ठे क्लास को ज़रूर देखें। तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में।